सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, हमारा स्टार्ट होने जा रहा है एक न्यू चैप्टर, और जो चैप्टर है वो है जीवों में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई लेक्चर नंबर 1 है, जैसे कि आप सबको पता है भाई, आज ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो लेक्चर नंबर 1 ही होगा। तो एक बार जल्दी से ना इसको देख लेते हैं, इसकी अध्याय रूपरेखा और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो अध्याय रूपरेखा बेटा होती क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका होता है कि भाई आप चैप्टर को किस तरीके से यानी कि यहाँ पे पढ़ने वाले हो, यानी किस तरीके से हम चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आ जाता है आपका परिचय, आ जाता है जैविक विविधता, वर्गीकरण तथा वर्गीकरण का आधार क्या है, यहीं पे आप नामकरण को भी पढ़ते हैं, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, और 5 जगत वर्गीकरण, जहां पे आप पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ और बता देती हूँ आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे परिचय का देखेंगे, जैव विविधता, ठीक है, नामकरण, यहाँ पे हम वर्गीकरण को भी जानेंगे और जानेंगे नामकरण क्यों जरूरत था। फिर देखेंगे वर्गीकरण का आधार क्या था, ठीक है, वर्गीकरण के लाभ, और होगी आपकी क्विज, यानी कि जो टॉपिक बेटा आप यहाँ पे पढ़ोगे ना आज की क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, क्विज में आपको आंसर देने होंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। भाई चैप्टर कौन सा है? हाँ जी, जीवों में विविधता। क्लियर? ठीक, ये जो है यहाँ पे जीव क्या होते हैं? जीव हमने यहाँ पे देखा है कि भाई 2 तरीके से होते हैं, एक है सजीव चीज, 2 ही तरीके की चीजें होती हैं, है ना, कुछ सजीव होती हैं तो कुछ निर्जीव होती हैं, यानी कि कुछ लिविंग है तो कुछ नॉन लिविंग है। सजीव के अंतर्गत हमारे सभी के सभी क्या आ जाते हैं बेटा? जीव जंतु, है ना। आपको पता है कि भाई पेड़ पौधे भी किस में आते हैं बेटा? सजीव में ही आते हैं। तो यहाँ पे आपके पेड़ पौधे आ गए। अब निर्जीव में कौन आते हैं भाई? जिनमें गति नहीं होती है, जिनमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं जैसे आपका पाचन हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं, हम बोल देते हैं निर्जीव। निर्जीव को हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई जैसे मेज चल नहीं रहा है तो ये निर्जीव है। नहीं, अगर बोला जाए विज्ञान, यानी कि भाई विज्ञान की भाषा में कैसे बोलेंगे, तो आप सिंपल यहाँ पे ये बोलेंगे कि सजीवों में कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रम होते हैं जिसके कारण वो सजीव में रखे जाते हैं, जैसे पाचन हो गया, जनन हो गया, आपका श्वसन, उत्सर्जन, ये सब चीजें। और निर्जीव की अगर हम बात करते तो इन सब में सब क्रियाएं नहीं होती, है ना। अब यहीं पे अगर हम देखें तो भाई सजीव जो है, यहाँ पे आपके जीव जंतु भी आ रहे हैं और पेड़ पौधे भी। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, क्या ये सभी जीव जंतु एक जैसे हैं? सोचो, धरती पर जितने भी जीव हैं, क्या वो बेटा वो आपके सारे के सारे एक जैसे जीव हैं? क्या सब एक जैसे मिलते हैं? क्या सबके खाने का तरीका, क्या सबके रहने का तरीका एक जैसा है? बहुत ध्यान से बताओ, जल्दी से, एक जैसा है यहाँ पे? नहीं ना। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या उन सभी का तरीका एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। यानी कि भाई पेड़ पौधे भी तो अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जैसे अमर बेल को ले लेते हैं आप, तो वो दूसरे पौधों के तनों में जाकर उनसे भोजन लेती है। तो यानी कि हर जीव किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग है। अब यहीं पे जीवों में विविधता, विविधता ये जो हमने बोला ना वर्ड यहाँ पे कि भाई अलग है जीव, वो अलगपन ही क्या है? आपका विविधता हो जाता है, ठीक है। विविधता क्या है? अलग, यानी कुछ अलगपन होना, भिन्न होना, अलग होना। और जीवों में विभिन्नता का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी जीव है वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग हैं। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वालों कि भाई वो कैसे अलग है, क्यों है, क्लियर, किस किस तरीके से जीव है, कैसे उन सबको बांट रखा है, ये सब चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। अब आपके सारे जीव जंतुओं से लेकर हर पौधे तक आप यहाँ पे देखोगे भाई कैसे उनको बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पे आया आपका जैविक विविधता। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया, वहां पे मैंने बोला बेटा जीवों में विविधता, क्लियर, वहां पे इसकी डेफिनेशन आ गई थी। जैविक का मतलब क्या है? जीव, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? पृथ्वी पर अलग अलग
प्रकार के जीव हैं और सभी जीव, ठीक है, एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में, क्या है बेटा, किसी ना किसी रूप में अलग हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, यही जैविक विविधता कहलाता है। क्लियर है? तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं और सभी जीव एक दूसरे से क्या है भाई, किसी न किसी रूप में अलग है, चाहे वो देखने में हो, चाहे आकार में हो, कैसे भी हो, खाने में कैसे भी। यही जैविक विविधता कहलाती है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या आप कैसे लिख सकते हो कि भाई पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं और सभी में क्या है, असमानता है। यही क्या है, जैविक विविधता। या आप ऐसे लिख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हो गया। जैविक विविधता तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सोचो एक चीज कि बेटा इतने सारे जीव मिलते हैं, है ना। अब मैं आपसे बोल रही हूँ बेटा, देखो जल भी है, यहाँ पे वायु भी है, यहाँ पृथ्वी, यानी पृथ्वी तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे पृथ्वी पर ही होते हैं भाई ये जलवायु, हम यहाँ स्थल लिखेंगे, ठीक है बेटा, जल वायु स्थल। अब आप सोचो बेटा, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, क्या वहां पे सिर्फ एक तरीके का जीव है? बिल्कुल नहीं है। क्या वायु में जितने उड़ते हैं, यानी हवा में जितने पक्षी उड़ते हैं, क्या वो एक जैसा है? क्या सिर्फ कौवा ही उड़ता है, या सिर्फ कोयल ही है, या फिर आपका कोई भी पक्षी, कोई भी सिर्फ एक ही पक्षी उड़ता है? नहीं, अलग अलग है। धरती, क्या धरती पर सिर्फ एक प्रकार का जीव है? ऐसा है क्या? धरती पर सिर्फ एक प्रकार का जीव है? नहीं, अलग अलग है ना। तो ये सब आप देख रहे हो कि हर जगह अलग अलग जीव है। तो भाई स्टार्टिंग में सोचो, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि भाई किसी ना किसी ने तो उनको बांटा होगा, है ना। बांटा तो किसी ना किसी ने होगा। किसी के दिमाग में तो ये ख्याल आया होगा कि भाई आखिर ये है क्या, ये चल क्या रहा है। मतलब अगर सोचो इतने सारे जीव हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं, अगर कल को हम इनकी पढ़ाई करने लगे तो हम इनको कैसे जानेंगे? हमें कैसे पता लगेगा भाई कौन सा जीव क्या है, कैसा नहीं है ना। तो यहीं पे जब आपके सारे के सारे जितने भी क्या थे भाई, यहाँ पे जो जीव थे, चाहे वो जल में रहने वाले हो, वायु में, स्थल में, है ना। तो यहाँ पे इन सबको शुरू किया गया कि भाई पृथ्वी पर ना जितने भी जीव हैं उन सबको बांटा जाए, यानी वर्गीकरण करते हैं। क्लियर? तो वहीं से आपका क्या निकला बेटा? वहीं से आपका टर्म आया वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आम भाषा में बांटना, है ना। क्या लिखा है? सभी जीवों को उनके समान और विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। कैसे? ये समान और विभिन्न गुण क्या है ना। चलिए, तो यहीं पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। बहुत कॉम, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। इससे आप ना 2 मिनट में समझ जाओगे कि भाई मैम कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना दिमाग आपको दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये क्या है भाई? ये मैंने दुकान नंबर 1 बना दी, ठीक है। ये दुकान नंबर मैंने यहाँ पे 2 बना दी। क्लियर? क्लियर है गाइस यहाँ पे ये चीज? अब यहीं पे दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर जो 2 है, ये आपकी एक वाली जो है, आपको भाई मार्केट जाना था, आपने बोला भाई मुझे जाना है मार्केट और मुझे लेकर आनी है क्या? जीन्स लेकर आनी है। ठीक, अब जीन्स लेकर आनी है तो भाई दुकान पे तो बहुत सारी, ये दुकान वाले ने क्या कर रखा है? सब कुछ फैला रखा है। इसने बोल रखा है भाई यहाँ पे 28 कमर की जींस भी पड़ी है, यहाँ पे 30 वाली भी यहीं पे पड़ी है, 32 भी यहीं पड़ी है, 34 भी यहीं है, क्लियर है, 36 भी यहीं है, यानी कि सारी जींस इसने यहाँ फैला रखी है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा दुकान वाला है वो थोड़ा समझदार है, ठीक है। उसने क्या करे हुए, उसने बनाए हुए हैं अलग अलग दुकान में, ठीक है, यानी कि एक सेट कर रखी है कबर्ड, या आप कह सकते हो दुकान के अंदर उसने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि एक तरफ सिर्फ उसके 28 कमर वाली जीन्स है,
एक तरफ सिर्फ 30 कमर वाली हैं, एक तरफ 32, एक तरफ 34, इस तरीके से आपकी 36, 38 ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे अब आप गए शॉपिंग पे, तो शॉपिंग पे गए आप, पहले इस दुकान में गए, आपने कहा कि भाई जीन्स की, उन्होंने कहा ले लो, आप कंफ्यूज हो गए भाई 34, आप परेशान हो जाओगे ढूंढने में, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपने कहा यहाँ से ले, लेकिन जब दूसरी दुकान में गए आपने बोला कि भाई 28 कमर की जीन्स चाहिए, तो दुकान वाले ने बोला ठीक है आप वहां चले जाइए, वहां मिल जाएगी, आप सीधा गए वहां 28 कमर के मिल गई और आ गए। क्या रही? आसानी रही। यहाँ पे सारी चीजें मिक्स पड़ी थी, 28 भी है, 30, 32, 34, 36 सारी पड़ी है, लेकिन वहीं पे दूसरे में उनके सामान यानी कि भाई 28 की है तो 28 की ही है, वहां पे कोई 30 की नहीं है, वहां 30 की है तो 30 की है, कोई 34 की नहीं है। सबको देखा गया कि भाई जो एक जैसी है उसको उन्होंने एक जगह रख दिया और जो अलग थी उनको निकालते गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? बांटा। क्या किया बेटा? उन्होंने बांटा यहाँ पे, है ना? किस आधार पे? कि भाई उन सभी के यानी कि भाई जो गुण थे, ठीक है, उनके समान गुण देखे, उनको बांटा कि भाई 28 के तो एक साथ कर दो, और जो अलग होते गए उनको निकालते गए। तो वर्गीकरण बेटा है क्या? वर्गीकरण यहाँ पे सभी जीवों को, अब यहाँ पे जीन्स ना समझ के सोचो सारे जीव हैं, और अगर वो सारे जीव हैं उन सबको आप आसानी से कैसे पढ़ते भाई कौन सा क्या है क्या नहीं? तो वहीं पे उन सभी जीवों को स्टार्ट किया बांटना, तो वहीं से आपका टर्म निकल कर आया वर्गीकरण। जहां पे अगर बात करें सबसे पहले जो अरस्तु थे, अरस्तु जो है याद रखना बेटा आपके जीव विज्ञान के जनक भी हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? ये भी अरस्तु हैं, ठीक। और जीव विज्ञान की बेटा दो शाखाएं होती हैं, है ना? आपका जीव विज्ञान दो तरीके, इसके अंदर दो शाखाएं आ जाती है, एक आप जहाँ पे जंतुओं का अध्ययन करते हैं यानी कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, एक आ जाता है आपका वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी वाला। क्लियर है? तो जो जंतु विज्ञान के जनक है इनको लिख लो कहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, आपको काम आएंगे। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? वो भी अरस्तु हैं। क्लियर? और वहीं पे जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक, कौन? वनस्पति विज्ञान के जनक, क्लियर? तो भाई वो है आपके कौन? थियोफ्रिस्टस। ओके, चलिए, तो ये चीज याद रखनी है। तो अरस्तु जो है इन्होंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में। अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु ने कहा कि जीव जो है ना तीन तरीके से रहने वाले हैं। कौन कौन से? एक वो है जो सिर्फ कहां पे रहते हैं? जल में रहते हैं, यानी कि जल में रहने वाले। ठीक। एक वो है जो सिर्फ वायु में रहते हैं, यानी कि वायु में रहने वाले। ठीक है। और एक वो है जो धरती पर रहते हैं, यानी कि स्थल में, या आप लिख सकते हैं बेटा स्थल पर रहने वाले। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में जब आपका लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज बोली थी, मैंने कहा बेटा जल में जब जीव रहते हैं वहां भी तो बहुत सारे होते हैं, क्या वो सारे एक जैसे होते हैं? नहीं। वायु में जो रहते हैं क्या वो सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, वो भी तो बहुत सारे हैं। अगर बात की जाए किसकी भाई, अगर बात करी जाए यहाँ पे आपके, हम देखते हैं कि भाई जो धरती पर रहते हैं वो भी तो बहुत सारे हैं, क्या वो एक जैसे? नहीं। तो भाई जो अरस्तु थे उन्होंने यही लाइन बोली कि भाई जीव जो है वो तीन तरीके से है, जल में रहने वाले, वायु में, स्थल में। लेकिन ये बात कुछ यहाँ पे समझ नहीं आई। फिर वहां पे बात निकल के भाई जल में तो बहुत सारे होते हैं, वो तो एक जैसे नहीं होते, तो हम किस आधार पे बोले कि भाई जल में रहने वाले जो जीव है वो सारे एक जैसे हैं? वो भी तो अलग अलग तरीके से है, और कुछ ऐसे भी है जो धरती और पानी पे भी रहते हैं, यानी कि उन जीवों को क्या करना है फिर हमें? तो यहाँ पे अरस्तु की बात नहीं बनी। ठीक है, तो अरस्तु की बात यहाँ पे नहीं बन पाई थी।
उसके बाद आपके जो साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक आए, कैरोलस लीनियस। ठीक है, सही मायने में वर्गीकरण की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी? सही मायने में वर्गीकरण की इन्होंने शुरुआत की थी और दी थी क्या? द्विजगत प्रणाली। क्लियर? अब बोलोगे मैम ये द्वि क्या है? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। जगत प्रणाली मतलब दो भागों में उन्होंने बांट दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, पृथ्वी पर हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पे दो तरीके, हम ये नहीं बात करेंगे जल में उड़ने वाले, नहीं। इन्होंने बोला हम एक बात करेंगे कि भाई कुछ ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके दोनों पर भी रहते होंगे, कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ भाई हर तरीके से जीव मिल रहे हैं, है तो जीव ही। और सजीव की कैटेगरी में कौन कौन आता है? पेड़ पौधे और आपके जंतु। तो इन्होंने यहाँ पे यही बांट दिया, क्या? पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, अरस्तु ने तो सिंपल बोला कि भाई यहाँ पे तीन तरीके से हैं, ये ऐसे रहने वाले, वायु में, जल और धरती में। लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई अलग अलग भी तो होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे तो इनकी बात नहीं बनी। कैरोलस लीनियस आए और सही मायने में इन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत करी और दी क्या? द्विजगत प्रणाली। तो क्वेश्चन होता है कि द्विजगत प्रणाली जो है वो किसने दी थी? तो आपके कैरोलस लीनियस ने दी थी। और याद रखना, इनको वर्गीकरण यानी कि भाई आपका वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान का वर्गीकी आप कह सकते हो। अभी वर्गीकी एक शब्द आएगा, वो अलग है, यहाँ पर सिर्फ वर्गीकरण को जानना। ठीक है, तो वर्गीकरण की सही मायने में किसने शुरुआत करी? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, और क्या दी? द्विजगत प्रणाली दी। कौन से दो जगतों में बांटा? पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत में उन्होंने सारे पेड़ पौधों को रख दिया, जबकि जंतु जगत में उन्होंने सारे के सारे जीव जंतुओं को रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुकी थी किसकी? वर्गीकरण की शुरुआत। ठीक है, आप सोचो, जैसे भाई जब कोशिका की खोज हुई थी, सारे साइंटिस्ट लाइन से चले गए थे, भाई अब गोविंद्रक भी मिल रहा है, अब ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। उसी तरीके जब वर्गीकरण की यहाँ पे शुरुआत हो गई तो और साइंटिस्ट जुड़ते चले गए। सबसे पहले जो आया था वो आया था द्विजगत प्रणाली। ठीक है, यानी क्योंकि बेटा अरस्तु ने तो सिंपल बोले कि सब ऐसे ऐसे जीव है, लेकिन कुछ मान्य नहीं था। कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने सबसे पहले दी द्विजगत प्रणाली। उसके बाद तीन जगत प्रणाली भी आई थी, जो किसने दी थी भाई? यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल ने दी थी। क्लियर? किसने? अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत प्रणाली। ठीक है, फिर आपके चार जगत आए और लास्ट में जाकर आया आपका पांच जगत। याद रखना, द्विजगत, तीन जगत और पांच जगत वर्गीकरण, इन तीनों के ही साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने द्विजगत की जब शुरुआत की, उन्होंने बोला कि बेटा कि भाई, उन्होंने क्या बोला कि भाई सारे पेड़ पौधे जो रहेंगे वो पादप जगत में रहेंगे, सारे जितने भी जंतु रहेंगे वो जंतु जगत में रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी शुरुआत तो हो गई थी अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं थी कि भाई पृथ्वी पर ऐसे जीव भी तो मिलते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिनको हम खुद से नहीं देख सकते, है ना? है ऐसे भाई? बिल्कुल है। तो कैसे बांटे? तो वहीं पे फिर धीरे धीरे तीन जगत आया, तीन जगत के बाद आपका चार जगत, और फिर आया कौन सा? लास्ट में आपके एक वैज्ञानिक थे, विटेकर। ठीक है, ये जो विटेकर थे इन्होंने दिया पांच जगत का वर्गीकरण, और सबसे ज्यादा जो मान्य है यही मान्य है। क्लियर? क्या दिया भाई? तीन जगत के बाद चार आया, चार के बाद कौन सा आया? पांचवा। और जो पांचवा था वो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। ठीक है, इनको W. विटेकर भी कह देते हैं। तो विटेकर जो हैं इन्होंने दिया था पांच जगत का वर्गीकरण। और कौन से थे वो पांच जगत? चलिए, नंबर 1 मोनेरा। ठीक है, सेकंड नंबर प्रोटिस्टा, नंबर तीसरा फंजाई, नंबर चौथा पादप जगत, जिसको हम प्लांटी भी कह देते हैं। क्लियर?
एंड नंबर 5 पे आ जाता है यहाँ पे जंतु जगत, जिसको हम एनिमेलिया भी कह देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ये 5 जगत आ गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और आपका जंतु जगत। क्लियर है, ये चीज आ गई थी। ठीक है, बांट दिया। अब जब सब्जियों को अलग अलग बांट दिया तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कि भाई हमने बांट तो दिया है, लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा जीव जो है किस नाम से है? क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हम इंडिया में हैं, हम यहाँ पे किसी भी चीज को, कोई भी जानवर है या फिर कोई भी फल है, उसको किसी और नाम से बुला रहे हैं। कल को हम कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहां पे तो किसी और नाम से बुला रहे, वो तो दिक्कत है। दिक्कत है नहीं है? बिल्कुल है। तो वहीं से आपका टर्म निकला नामकरण, कि भाई जब वर्गीकरण यानी कि सब जीवों की देखा गया कि अलग है, जब वर्गीकरण की शुरुआत हो गई, सब जैविक विविधता को देखा गया, वर्गीकरण की हुई शुरुआत, वहां पे जब साइंटिस्ट जुड़ते गए तो वहीं पे आपका टर्म आ चुका था क्या? नामकरण का। ठीक है, कि भाई आपने सब जीवों को बांट तो दिया, आपने मोनेरा में एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो अभी मैं बताऊंगी आगे आगे कि मोनेरा में किस तरीके के जीव थे। ठीक है, आपका यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोटिस्टा होता है उसमें कौन से जीवों को रखा गया, अभी आगे एक चीज आएगी वहां पे बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना जानो कि विटेकर ने 5 जगत दिए थे और ये सब दिए थे, और ये सबसे ज्यादा अभी तक मान्य है। टर्म जो नामकरण है यहाँ पे ये इसलिए आया कि भाई इतने सारे जीव हैं, अगर हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कल को सोचो बच्चा, एक साइंस का बच्चा, वो यहाँ पढ़ रहा है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, वो कल को बाहर गया, वहां पे कुछ और ही उसको बोले रहे, तो उसकी पढ़ाई तो वेस्ट हो गई। अब उसे वापस स्टार्टिंग से वो सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसे दिक्कत थी। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए पद्धति यहाँ पे भाई आपका आया नामकरण। नामकरण की कौन सी पद्धति आई थी? द्विनाम पद्धति। ठीक है, और ये द्विनाम पद्धति दी किसने थी? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं क्या, कि सबसे पहली चीज यहाँ पे कि भाई जो कैरोलस लीनियस ने उन्होंने अपना क्या क्या दिया है, यानी कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे अपना नोट डाउन करके लिख लो, स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रहेंगी। कैरोलस लीनियस यहाँ पे कैरोलस लीनियस जो है बेटा, कैरोलस लीनियस ने भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका द्विजगत भी दिया हुआ है, द्विजगत प्रणाली भी इन्होंने दी है। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने द्विनाम पद्धति भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और एक चीज और कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, और वो पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीजें कैरोलस लीनियस ने करी हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, स्टार बना के कहीं इस पॉइंट को लिख लेना। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पे नामकरण क्या था भाई? जीवों के नाम रखने की पद्धति, जहां पे आई द्विनाम पद्धति, जो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। द्वि का मतलब 2, नाम यानी कि भाई इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव के कितने? 2 नाम होंगे। ऐसे नहीं कि भाई घर का नाम रिया तो बाहर का नाम पिंकी, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक जीव के 2 नाम रखने से मतलब क्या था कि वो नाम तो एक होगा, लेकिन उस नाम में जो 2 वर्ड होंगे वो अलग अलग होंगे। बहुत ध्यान समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला? द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। और इसमें यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक जीव के 2 नाम रखे जाएंगे। उदाहरण, एक एग्जाम्पल लिख रही हूं यहाँ पे। ठीक, होमो, बच्चे देखते ही समझ गए होंगे, अरे मैम ये तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सेपियंस। ठीक है, किसका है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम।
ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि भाई द्विनाम पति वो पति जिसमें प्रत्येक जीव के दो नाम रखे जाएंगे। आपने बोला होमोसेपियंस एक नाम है, लेकिन इस नाम के अंदर दो चीज है। तो जो ये द्विनाम पति थी वो यही थी कि द्विनाम पति में प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे, जिसमें से पहला नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे, वो होगा वंश का नाम। ठीक है। और दूसरा नाम वो होगा किसका, जाति का नाम। क्लियर। तो पहला नाम किसको प्रदर्शित करेगा, वंश का, और दूसरा नाम जाति का। मैं आपसे पूछ रही हूं यहाँ पे अगर ये होमो है तो ये क्या है, क्या ये वंश है यहाँ पे या ये जाति है, बताइए। हाँ जी, क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई पहला नाम, मैंने बोला कि भाई द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे, ये नहीं कि दो अलग अलग नाम है, नहीं, वो नाम तो उसका एक ही होगा, लेकिन उस नाम के अंदर दो वर्ड होंगे, जिसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे होमोसेपियंस का, मैंने बोला भाई पहला नाम जो को वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जाति को। मैंने बोला कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लेते हैं तो भाई होमोसेपियंस है, एक नाम है, लेकिन उसमें दो वर्ड आ रहे हैं, होमो और सेपियंस। होमो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वंश को, और सेपियंस किसको प्रदर्शित कर रहा है, जाति को। इस तरीके से प्रत्येक जीव के दो नाम रखे गए। ठीक है। और जिसमें पहला वंश और दूसरा किसको, जाति को प्रदर्शित करता है। और हर यानी कि भाई यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप जहां भी जाओगे, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे भाई साइंस का स्टूडेंट है बायो तो बिल्कुल समझ जाएगा। तो होमोसेपियंस से समझ जाते हैं कि अगर भाई आप कल को कोई बाहर पढ़ाई करने गए, ठीक है, जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हो, भाई वहां पे कोई आप पहचानेगा नहीं कि भाई मनुष्य क्या है, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप बोलोगे होमोसेपियंस, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा हाँ भाई ये इसकी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाई यानी कि द्विनाम पद्धति का मतलब क्या था कि भाई यानी कि भाई जो प्रत्येक जीव उसके जो दो नाम रखे जा रहे हैं, उसको पूरे विश्व में, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में एक ही नाम से यानी कि भाई जाना जाता है। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल यहाँ पे। यानी कि इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि अगर एक जीव को यहाँ पे इस नाम से जान रहे हैं तो कल को उससे बाहर जब कोई बच्चा पढ़ने जाएगा उसी नाम से ही जानेंगे। ये नहीं कि कोई ABCD कुछ भी रख रहे हैं, नहीं, आप घर में कुछ भी रख सकते हो, है ना, आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ बोल दो, नहीं, ठीक है, चलेगा। लेकिन जब आप कहीं बाहर जाओगे और आप पढ़ाई करोगे तो आपको यही यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि द्विनाम पद्धति वो पद्धति थी जिसमें प्रत्येक जीव के दो नाम होंगे, पहला आपका वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जाति को, और प्रत्येक विश्व में उस जीव को उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब जो ये जो आपकी भाई पद्धति थी, इसके कुछ क्या थे बेटा, यहाँ पे इसके कुछ नियम थे। ठीक है, नियम क्या थे, सबसे पहला नियम, पहला नाम वंश तथा दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। क्लियर, ये आपको चीज पता है। अगर आप यहाँ पे बेटा जाति वाले को पहले लिख दे तो वंश का बाद में, तो नाम गलत हो जाएगा। सेकंड चीज, वंश के, क्लियर, नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के, यानी अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है बेटा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, फिर बड़े अक्षर से लिखा जाएगा तथा जाति का किससे, जाति का अंग्रेजी, आप वर्णमाला भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के, तो मैं सिर्फ अंग्रेजी लिख लूं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है।
क्लियर है? कैसे? यहाँ पे आपका होमोसेपियंस है, तो होमो किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? एच से। तो जब आप एच लिखोगे तो आप कैपिटल लिखोगे, और सेपियंस जब लिखोगे तो वहां पे कैपिटल एस नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? स्मॉल एस। ठीक है, अगर आप इसको एच को स्मॉल कर देते हो तो गलत है, और अगर जो वो बेटा आपका यहाँ पे एस हो जाता है, अगर आप उसको कैपिटल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वंश के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, किससे भाई? अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, और इसका जाति का छोटे अक्षर यानी स्पीसीज का जो होता है उसके छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। क्लियर? अब आगे, हाँ जी, यहाँ पे जो नाम लिखे जाते हैं, नाम तिरछे लिखे जाते हैं, तथा दोनों के नीचे लाइन खींची ठीक है जाती है। यहाँ पे जब मैंने दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया, कुछ बच्चों ने सोचा होगा मैम ने ये सिर्फ ऐसी हेडिंग के लिए कर दिया है, बट नहीं, हम दोनों क्या करते हैं? अलग अलग। इसको मैंने अलग अंडरलाइन किया, मैंने एक लाइन नहीं खींची थी, मैंने इसको अलग अंडरलाइन किया। क्यों? क्योंकि ये नियम है। हम जब भी यहाँ पे लिखते हैं तो एक तो तिरछे अक्षर, आपने देखा होगा एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में इटैलिक लैंग्वेज, जब भी आप उस पर क्लिक करते हो वो टेढ़ा हो जाता है सारा, तो उसको थोड़ा तिरछे शब्दों में लिखा जाता है इस तरीके से, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, तो इस तरीके से बन जाता है एक वैज्ञानिक नाम। इस तरीके से हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे कोई भी पेड़ पौधे हो। जैसे आम का मैंजिफेरा इंडिका, जिसमें मैंजिफेरा जो उसके वंश को प्रदर्शित करता है, इंडिका उसकी जाति को। क्लियर? आपने जान लिया जैविक विविधता क्या है ना? आपने जान लिया कि भाई वर्गीकरण शुरू हुआ क्योंकि भाई इसकी जरूरत थी, वर्गीकरण की शुरुआत हुई, बटा अलग अलग उसमें कि भाई सबसे ज्यादा 2 जगत आई, 3 जगत, 4 भी आया, 5 सबसे ज्यादा मान्य है। 5 को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले कि जगत को। उसके बाद जब बांट दे, फिर दिक्कत कहाँ है कि नाम भी तो रखने हैं भाई सबके, है ना? किस नाम से बुलाएंगे? हमने बांट तो दिए, नाम किस नाम से बुलाएंगे? तो फिर ये आया, जब नाम रखा गया तो फिर वहां पे बात आई कि भाई ऐसा नाम रखना है जिससे उस जीव को पूरे विश्व में सिर्फ एक ही नाम से जाना जा सके, ताकि भाई अगर कल को कोई बाहर पढ़ने जाए तो उसे आसानी हो। ये नहीं कि यहाँ पे किस नाम से बुला रहे वहां पे कुछ और ही चलता है, नहीं, इसे दिक्कत होगी। तो ये नामकरण की पद्धति बन चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइंटिस्ट दिखे हैं, AP D कंडोले। ये कौन थे? तो बेटा ये जो आपका शब्द होता है ना, मैंने आपको बोला था मैं एक चीज बताऊंगी, वर्गीकी वाला, है ना? स्टार्टिंग मैंने बोलता कि कार्लोस लिनियस जो उनको वर्गीकरण विज्ञान के या वर्गीकी के जनक कहते हैं। तो ये जो आपके शब्द हैं वर्गीकी, या इसको हम बोल देते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, यहां पे आएगा अभी, बिल्कुल है। तो यहां पे ये जो शब्द है इन्होंने, याद रखना, ये शब्द दिया था इन्होंने, शब्द वर्गीकी या टेक्सोनोमी वो दिया था AP D कंडोले ने। सिर्फ ये चीज याद रखनी। और वर्गीकी था क्या, टेक्सोनोमी था क्या, कि जीव विज्ञान का बेटा वह भाग जिसमें आप नाम पद्धति और जीवों का वर्गीकरण करते हैं, वो आपका टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी कहलाता है। क्लियर है? क्लियर बेटा? बिल्कुल। चलिए, तो टेक्सोनोमी क्या था भाई? हमने देखा कि भाई हम अभी पढ़ के आए जैविक विविधता को देख के आए, हम वहां पे क्या देख के आए? हम वहां पर देख कर आए कि भाई वर्गीकरण कैसे हो रहा है, हम वहां पे देख के नामकरण क्या था। फिर तो जहां पे आप इन दोनों को पढ़ते हो वो शाखा क्या कहलाती है, वो चीज क्या कहलाई जाती है? वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनोमी। ठीक है, इसके जनक कौन थे भाई? यहाँ पे जनक तो कैरोलस लिनियस है, लेकिन ये जो शब्द वर्गीकी जो टेक्सोनोमी, ये जो शब्द दिया था वो AP D कंडोले ने दिया था। क्लियर? चलिए, हम यहाँ पे ये चीज जान चुके हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। आपने देखा कि भाई हमने देख लिया कि भाई सबसे पहले जैविक विविधता थी क्या, वर्गीकरण हुआ, नामकरण भी देख लिया। अब मैंने बोला भाई 5 जगह जो वर्गीकरण थे, ठीक है, जिसमें आपका नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो जो आया था वो कौन थे भाई यहाँ पे? हाँ जी, मैंने बोला 5 जगत का वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य है, जिसमें नंबर 1 पे मैंने बोला कि भाई आपका था मोनेरा। ठीक, सेकंड नंबर पे था क्या आपका? प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे आपका था फंजाई, जिसको हम कवक जगत भी कह देते हैं। नंबर
4th पे, ठीक है, क्या आया बेटा यहाँ पे, पादप जगत, जिसको हम प्लांटी भी कह देते हैं। नंबर 5th पे कौन आ गया यहाँ पे, जंतु जगत, ठीक है। ये बात है, मैंने बोला 5 जगत का वर्गीकरण सबसे ज्यादा माने और ये 5 जगत थे। क्या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, मैम ये किस आधार पे बांटा गया है यहाँ पे, तो वहीं पे आपका आया वर्गीकरण का आधार, कि भाई इसका आधार आखिर था क्या। तो वहां पे क्या क्या चीजें रखी गई, यानी कि वर्गीकरण का आधार में आपने क्या देखा कि भाई अगर जो आपने वर्गीकरण यहाँ पे किया है वो किस आधार पे किया, आपने क्या देख के यहाँ पे जीवों को बांटा। तो सबसे पहले आया यहाँ पे कोशिका का प्रकार। आपको बहुत अच्छे से पता है कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम कोशा भी कह देते हैं, याद रखना। नंबर 2 आ जाती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर। प्रोकैरियोटिक याद करो, जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, पढ़े थे 2 चीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है बेटा ये कैसे होते हैं, ये आपके अविकसित होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक मिलते हैं, और यानी कि केंद्रक तो मिलता ही मिलता है बल्कि सारे कोशिकांग भी मिलते हैं यहाँ पे। और ये कैसे होते हैं भाई, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है भाई, ये विकसित है, यानी कि भाई जितने भी आपके कोशिकांग हो, केंद्रक हो, वो सब यहाँ पे मिलते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार से होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। तो भाई यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में सभी अविकसित जीवों को रखा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में विकसित को। तो सबसे पहले जब जीवों को बांटा गया तो यही देखा गया कि भाई ये देखो सबसे पहले कि जो जीव है वो कैसा है, क्या वो एक कोशिकीय है या वो, यानी कि बेटा आपका क्या वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है। ये देखने के साथ साथ वहां पे देखिएगा शरीर की संरचना, कि भाई नंबर 1 क्या वो एक कोशिकीय है, ठीक है, या वो बहुकोशिकीय है। दोनों चीजें अलग अलग है बेटा यहाँ पे, ये चीज है ना। तो सबसे पहले क्या देखा गया, कोशिका का प्रकार। कोशिका 2 प्रकार से होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, अविकसित, जबकि यूकैरियोटिक होती है विकसित। तो सबसे पहले यही चीज देखी गई थी भाई, ये देखो कि जो प्रोकैरियोटिक है जीव या फिर वो जो जीव है वो यूकैरियोटिक है। यहाँ पे केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक की कमी। प्रोकैरियोटिक आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक मिलता है। शरीर की संरचना देखी गई भाई, ये देखो कि जो जीव है उसका शरीर कैसा है, क्या वो एक कोशिका से बना है या बहुत सारी। एक कोशिका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि बेटा एक ही कोशिका से बना है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब ये भी होता है कि भाई वो जो जीव है उसका शरीर एक कोशिका से बना है और प्लस एक ही कोशिका में उसकी सारी क्रियाएं हो रही हैं, पाचन से लेकर आपका उत्सर्जन, परिसंचरण, सब कुछ। जैसे अगर बात करूं एक कोशिका की, तो अमीबा होता है बेटा। अमीबा एक ऐसा आपका कैसा जीव है, एक कोशिकीय। वो क्या करता है भाई, यहाँ पे वो खाना भी यहीं से खाएगा, परिसंचरण भी इसी में करेगा, यानी पूरा फैला दे कोशिका द्रव्य में, उत्सर्जन भी, सारी क्रिया वो एक कोशिका में करता है। जबकि बहुकोशिकीय इनका शरीर, यानी कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं भाई एक से ज्यादा कोशिका से तो बने ही होते हैं, साथ ही साथ जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्या करता है भाई, हर कोशिका का अपना कार्य होता है। कोशिका किसको बनाती है, ऊतक को, ऊतक किसको बनाते हैं, अंगों को, अंग किसको बनाते हैं, अंग तंत्र को। तो अंग तंत्र का अपना अपना काम होता है। यहाँ पे कोई एक अंग काम नहीं करता, बहुत अलग अलग अंग काम करते हैं। हमारे शरीर, हम किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में। खाना खाते हैं, कौन काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सांस लेना कौन काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। इस तरीके से हर किसी के लिए अलग अलग तंत्र होता है। दूसरी चीज ये देखी गई। और तीसरी चीज क्या देखी गई, भोजन प्राप्त करने का तरीका, कि भाई ये देखो कि वो भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है, क्या वो स्वपोषी है, क्या उसमें स्वपोषण हो रहा है या उसमें परपोषण हो रहा है। ठीक है, स्वपोषण कौन होते हैं, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर। जबकि परपोषण कौन होते हैं, जो अपने भोजन के लिए, किस पर, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर
निर्भर होते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा परपोषण जो होता है ये अलग अलग इसकी भी कुछ विधियां होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगी ना तब बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ी आपको बता देती हूँ। जैसे आपका परजीवी, ये परपोषण की विधि है। परजीवी क्या होता है कि भाई एक जिंदा जीव है, दूसरा जिंदा जीव है, ठीक है, लेकिन एक जीव दूसरे जीव से अपना खाना तो लेगा लेकिन उसको जान से नहीं मारता। जैसे क्या, जूं होती है भाई मनुष्य के सर में रहती है ना, उसका खून चूसेगी और क्या करेगी भाई, वापस क्या इंसान मरता है, नहीं मरता, इस तरीके का। सेकंड आ जाता है बेटा यहाँ पे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो मरे सड़े गले इन सब से क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं भाई, इन सब से अपना भोजन लेंगे, और ऐसे जीवों को हम कह देते हैं अपघटक। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी विधि होती है, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि भाई किसमें कैसा पोषण होता है। तो आपके भोजन प्राप्त करने के तरीका देखा गया। तीसरी चीज तो स्वयं पोषण, यानी कि भाई जो खुद से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इसमें तो सिर्फ आपके कौन आते हैं भाई, हरे पेड़ पौधे ही आते हैं। ठीक, और हरे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कह देते हैं, क्योंकि अपने भोजन खुद से बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं भोजन का। परपोषण कौन होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। जैसे भाई हम किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है ना, फल सब्जियां तभी तो हम खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आपका वर्गीकरण किया गया था, तो जो 5 जगत का जो वर्गीकरण किया गया, देखा गया भाई आपने जो 5 जगत का दिया किस आधार पे दे रहे हो, तो बोला भाई मैंने ये चीज देखी है, कोशिका का प्रकार देखा है, उसकी शरीर की संरचना देखी है और भोजन प्राप्त करने का तरीका, तब जाके ये आपके ये 5 जगत दिए थे। और सबसे पहले अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, किसमें कैसे जीव है। तो मोनेरा में रखे गए हैं सारे के सारे आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक, ओके। प्रोटिस्टा में कैसे रखे गए हैं, सारे के सारे बेटा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ओके, फंजाई भाई यहाँ पे याद रखना बेटा, आपके फंजाई में, पादप में, यानी फंजाई जगत, पादप जगत और जंतु जगत जो है, इन तीनों में ही रखे गए हैं आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, लास्ट वाले में भी लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा जब मैं आपसे पूछूंगी कि भाई बताओ मुझे मोनेरा में कैसे जीव है, तो आपको बताने होंगे मैम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में, पूछूंगी बताओ फंजाई में, तो बताने होंगे सब चीज। एंड ये चीज आगे काम आने वाली है बहुत ज्यादा, जिसको ये चीज याद हो जाएगी बहुत फायदे में रहेगा बच्चा। ये चार्ट मैंने बना दिया है, इसको याद कर लेना। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, इनमें भाई किस आधार पर ये जगत बनाए गए थे हमने वो चीज देख लिया, और किसमें कैसे जीवों को रखा गया ये भी चीज हम लोगों ने देख ली है। अब हम सब कुछ देख चुके हैं कि भाई जीव जैविक विविधता क्या थी, वर्गीकरण क्या था, नामकरण क्या था, किस आधार पे यहाँ पे बांटा गया, ये सब चीज देख चुके हैं। अब देख रहे हैं कि भाई इसके लाभ क्या था आखिर वर्गीकरण का। आपका तो वर्गीकरण के लाभ तो उसके भाई निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बना देता है। सोचो जब हर चीज को अलग अलग बांट दिया जाता है तो कितना काम आसान हो जाता है, जो इतना डिफिकल्ट काम होता है वो आसान हो जाता है। अब सब जीवों को अलग अलग बांटे तो इसमें क्या हुआ, इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि हम हर जीव का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, भाई बताता है वहां पे कि भाई अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनके बीच का संबंध कि भाई अगर ये इस पे डिपेंड, यानी कि पूरी तरीके से आप वहां पे वो जो अध्ययन उसको आसान बना देता है। यह जीवन के सभी रूपों को एक नजर में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर क्या है बेटा यहाँ पे आधारित है। क्लियर, तो भाई ये था आपका क्या वर्गीकरण के लाभ। आ जाइए OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। तो बेटा आज मैंने आपको क्या बताया, आज जो मैंने आपको बताया वो बताया है जैविक विविधता। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई आपका वर्गीकरण क्या है। ठीक, फिर हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे आए और हमने जाना कि भाई नामकरण क्या है, जिसमें हमने द्विनाम पद्धति को जाना।
उसी के बाद हमने वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी को जाना, क्लियर। एंड फिर उसके बाद हमने जाना भाई वर्गीकरण का आखिर आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार। और साथ ही साथ यहां पे मैंने आपको भाई बताया क्या, वर्गीकरण का लाभ, ठीक है, क्या कि फायदा क्या था, ये सब चीज हमने आज पढ़ी है। अब आ जाते फिर जल्दी से क्विज पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जीवों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले जाननी होती है क्या। एंड थोड़ा सा मैं आपको दूंगी, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी बताइए जल्दी से। सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे, बताया था मैंने आज के लेक्चर में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने। विटेकर ने कितने जगत दिए थे, जल्दी से बताओ, कौन कौन से बताए थे, कितने थे टोटल वहां पे। तो विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने। चलिए तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या जीवों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले जाननी होती है क्या। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइज यहाँ पे आपकी समानता। विषमताएं गलत, खाने पीने का तरीका गलत और स्वभाव भी गलत, यानी कि आंसर क्या है बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका भाई की विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने कितने। बेटा कितने माने थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, टोटल कितने हो जाते हैं 5, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, आपके विटेकर वैज्ञानिक ने, यानी कि इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5, क्लियर। चलिए तो क्विज हो चुकी है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ोगे। बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी यही चैप्टर जीवोम विविधता, लेकिन इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या कि वर्गीकरण की पदानुक्रमित संरचना, क्लियर, वर्गीकरण की पदानुक्रमित संरचना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे किसको पढ़ना, आपका मोनेरा को पढ़ना, ठीक है। मोनेरा जगत को हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे पढ़ना, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।